नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र से हमारा अध्याय होगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का हमारा यह दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए इससे हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो ये है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। बी है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। सी है, सी है, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। डी है, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? यह है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सी है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। डी है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश से द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। ये है, विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी है, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। सी है, न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। डी है, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों
के पुनरीक्षण का अधिकार। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। ठीक है, देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारित पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उस स्तर तक शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय यह है को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। बी है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। सी है उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचन कर सकता है। डी है राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यह है यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। बी है निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना। सी है निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना। और डी है कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? यह है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बी है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। सी है समस्त न्यायालयों द्वारा। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 तथा 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित है एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है। यह है केवल भारत में। बी है केवल यूके में। सी है केवल यूएसए में। और डी है भारत और यूएसए दोनों में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। यह है वैधिक प्रक्रिया। बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सी है विधि द्वारा शासन। डी है दृष्टांत और अभिसमय। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुकरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह ए वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, बी है विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, और सी है कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, डी है सर्वोच्च न्यायालय के भारत को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ए है राष्ट्रपति, बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक माना जाता है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यह है राष्ट्रपति, बी है संसद, सी है मंत्रिपरिषद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो ए है संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो ए है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा सचिवालय और डी है भारत का उच्चतम न्यायालय। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो ए है राष्ट्रपति में, बी है लोकसभा में, सी है सर्वोच्च न्यायालय में, डी है मंत्रिमंडल में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बी है राज्यों के परस्पर विवाद, सी है मूल अधिकारों का प्रवर्तन, डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ए है 74, बी है 56, सी है 16, डी है 32। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? ए है भारत के राष्ट्रपति को, बी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, सी है संसद को, डी है विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो क्या होगा इसका उत्तर? संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है
सी हो जाएगा संसद को। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, डी है संसद द्वारा विधि बनाकर, और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? तो ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति को, सी है किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो यह है खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, बी है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी है खंड 11 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, और डी है खंड ए अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में यह तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपयुक्त संदर्भ के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, सी है विधिक मामलों के प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यह अपनी पहल पर, बी तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, सी तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, जबकि राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए है अनुच्छेद 142, बी है अनुच्छेद 143, सी है अनुच्छेद 144 और डी है अनुच्छेद 145। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न है,
मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा। संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है। यह है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद के सदस्य द्वारा और डी राज्यपाल द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी जो है हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, बी है मूल ढांचे का सिद्धांत, सी है अनुसूचित जाति के प्रमोशन के लिए भी प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, और डी है अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9वीं सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी यानी SC ST को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये है अनुच्छेद 355, बी है अनुच्छेद 356, सी है अनुच्छेद 256 और डी है अनुच्छेद 257। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न है, TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है? तो ये है ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बी है ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, सी है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में और डी है केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या होगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न है, हाल में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन जो है इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? ए है DY चंद्रचूड़, बी है AM खानविलकर और सी है L नागेश्वर राव, डी है अशोक भूषण। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, L नागेश्वर राव। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? यह केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी है केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, सी है केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में और डी है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न है, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है? या ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी USA, डी UK। तो क्या होगा उत्तर इसका? लोकहितवाद जो है यानी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव USA अमेरिका से हुआ था।
ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ए है कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी है जनजाति याचिका से, सी है न्यायिक पुनर्वलोकन से और डी है न्यायिक स्वतंत्रता से। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जनहित याचिका से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।